हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल से बायो पढ़ाना स्टार्ट किया है और बायो का टॉपिक उठाए हैं ब्लड। इसका एक वीडियो हो चुका है, ब्लड के बारे में थोड़े बहुत डिस्कस एक पहले वीडियो में हो चुकी है। आज इसकी दूसरी क्लास रहेगी। दूसरी क्लास को देखने से पहले आप पहली वीडियो ज़रूर देखिए। इसकी पहली वीडियो अगर देख लेंगे तो पहले वीडियो से रिलेटेड ही दूसरी वीडियो रहेगी। तो हम चालू करते हैं कि ब्लड हमने जो कल पढ़ाया है उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल पढ़ाया कि ब्लड के बारे में कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कि रक्त कैसा होता है, तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। ये कैसे तरल संयोजी ऊतक है इसको पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है 7.4, और इसका जो रेंज होता है वो भी पहले वीडियो में बताएं। पीएच क्या होता है, पीएच की खोज किसने की थी, कब हुई थी, ये सब कुछ हम डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी मात्रा में ब्लड पाई जाती है, 5 से 6 लीटर ब्लड पाई जाती है। किसी भी मनुष्य में ब्लड का वेट, ब्लड का भार कितना होता है, तो 7%, शरीर के भार का 7% होता है। और लास्ट में इसके बारे में ये बताए थे कि रक्त का घनत्व कितना होता है, डेंसिटी कितना होता है, तो इसको आपको बताया गया था 0.994 ग्राम पर ml। इतनी चीज़ें आपको ब्लड के बारे में बताया गया था। फिर हम आपको बताया था कि कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो आपको बताया गया था ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट का जो कलर होता है वो लाइट येलो कलर का होता है और उसे प्लाज्मा कहते हैं। इस सॉलिड पार्ट होता है उसका कलर रेड होता है, उसे कॉर्पसेल्स या रुधिराण कहते हैं। तो हम चालू करते हैं प्लाज्मा के बारे में। जैसा कि हमने कल बताया था कि प्लाज्मा मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है जल, दूसरा होता है प्लाज्मा प्रोटीन और तीसरा होता है अदर चीज़ें। तो चालू करते हैं प्लाज्मा। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रक्त में ब्लड में या रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशतता कितनी होती है। तो प्लाज्मा की प्रतिशतता कितनी होती है, 55%। अब बात होती है कि 55% में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ जो होता है जल होता है, दूसरी चीज़ जो होती है प्लाज्मा प्रोटीन होती है, और तीसरी चीज़ जो होती है अन्य चीज़ें होती है, अर्थात अदर चीज़ें होती हैं। वो अदर चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं उसका डिस्कस हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। हमसे ये पूछा जाता है कि जल की मात्रा प्लाज्मा प्रोटीन में कितनी होती है। तो 92%, अर्थात प्लाज्मा का 92% होता है। प्लाज्मा प्रोटीन होता है 7% और अन्य चीज़ें जो होती हैं 1% होती हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि प्लाज्मा प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसे कहते हैं एल्बुमिन। हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, एल्बुमिन। दूसरा है ग्लोबुलिन, और तीसरी चीज़ है फाइब्रिनोजन, और चौथी चीज़ है प्रोथ्रोम्बिन। जो एल्बुमिन का परसेंटेज होता है ये 60% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का 60% होता है। ग्लोबुलिन जो होता है 36% होता है, और 4% ये दोनों चीज़ें मिलकर होती हैं। हमसे ये पूछा गया है कि एल्बुमिन कहाँ बनता है, ग्लोबुलिन कहाँ बनता है, या फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, इन चारों का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है, अर्थात ये बनते कहाँ हैं, फॉर्मेशन जो होते हैं इनका लीवर में होता है, अर्थात यकृत में होता है। इनका फॉर्मेशन जो होता है यकृत में होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य
क्या क्या है, एल्बुमिन के क्या कार्य हैं, ग्लोबुलिन के क्या कार्य हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के क्या कार्य हैं, और इसके फंक्शन ही इम्पॉर्टेंट है, और प्लस ये फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो देखते हैं कि एल्बुमिन के क्या फंक्शन है, फाइब्रिनोजन के क्या फंक्शन है, और भी जो चीज़ें उनका क्या फंक्शन है। तो हेडिंग डालिए कि प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य या फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक, तो पहला चीज़ है एल्बुमिन। आप एल्बुमिन के फंक्शन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ 1 मिनट में बताइएगा कि अगर कोई ये पाइप है, इसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, अगर ये लिक्विड बहुत ही पतला हो और इसमें हम पंक्चर कर दें तो क्या होगा, ये लिक्विड आगे तेज़ी से बढ़ेगा या फिर इसके थ्रू बाहर निकलना चालू हो जाएगा। तो अगर ये पतला रहेगा तो इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जिससे ये इसमें भरे हुए सारे जल बाहर निकल जाएंगे। अगर यह लिक्विड गाढ़ा कर दिया जाए तो क्या ये आसानी से निकल पाएंगे? तो नहीं निकल पाएंगे। तो यही चीज़ जो होती है, एल्बुमिन जो होते हैं, इसका काम होता है ये रक्त को गाढ़ा करता है, अर्थात गाढ़ापन करने में मदद करता है। रक्त को गाढ़ापन या विस्कोसिटी प्रदान करता है। देखते हैं कि रक्त को गाढ़ा करने में क्या इससे फ़ायदा होते हैं। अगर हमारे नसों में रक्त बहुत ही पतली हो, बहुत ही लाइट हो, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है कि अगर हमें जब इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन लगाने के बाद जब हम इंजेक्शन के नीडल बाहर निकालेंगे नसों से, तो हमारी नसों से ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो होगा, बाहर निकल आएगा। तो इससे ये चीज़ होता है कि अगर हमारी ब्लड विस्कोसिटी है, गाढ़ा है, तो आसानी से वो बाहर नहीं आ पाती है, और उसको गाढ़ापन कौन प्रदान करता है, गाढ़ा करने में मदद करता है एल्बुमिन। दूसरा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, ये प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, अर्थात इम्यूनिटी प्रदान करता है। इट प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द बॉडी। प्रतिरोधक क्षमता, प्रदान करता है। अब तीसरे पे आता है फाइब्रिनोजन, और चौथे पे आता है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, रक्त को थक्का बनाने में मदद करती हैं। अर्थात ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, इसको देखते हैं। रक्त को थक्का, ये क्या होता है? जब हमारे शरीर पे कहीं चोट लगता है तो रक्त बहना शुरू हो जाता है। हम मानते हैं कि अगर हमारी उंगली कट जाए तो हमारी उंगली से रक्त बहना चालू हो जाता है, और 2-3 मिनट तक रक्त बहता है, और बहने के बाद वहीं पर रक्त जम जाता है। ये जो रक्त जमता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, अर्थात रक्त का थक्का बनना। और इस रक्त को थक्का बनाने में 2 प्रोटीन की भूमिका अहम होती है, जिसे कहते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन है तो कर दीजिए उस ऑप्शन पे क्लिक। अगर दोनों है तो बोथ का ऑप्शन उसमें ज़रूर दिया रहेगा, तो बोथ के ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। तो ये हमने आपको बताया फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारी नसों में ये चारों चीज़ें, हमारी नसों में ब्लड फ्लो हो रही है, तो ये चारों चीज़ें पाई जा रही हैं। अब बताइएगा कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों चीज़ें ब्लड को क्लॉट करती हैं, तो हमारे नसों में रक्त क्यों नहीं जम रहा है?
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारी नसों में रक्त को थक्का बनाने से रोकने के लिए एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है। एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट, एंटी क्लॉटिंग एजेंट अर्थात प्रतिस्कंदन एजेंट पाया जाता है, और जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे हिपैरिन के नाम से जानते हैं। जिसे हिपैरिन के नाम से जानते हैं कि हिपैरिन नामक एजेंट हमारे शरीर में, हमारे नसों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करने से रोकता है। और हमसे ये पूछा जाता है कि हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो होता है लीवर में होता है, इसका निर्माण यकृत में होता है। ये चीज़ें हैं। अगर हमसे ये पूछा जाता है हमारी नसों में रक्त को थक्का बनाने से कौन रोकता है, तो हिपैरिन नामक एजेंट ही हमारे शरीर में या हमारी नसों में रक्त को थक्का बनाने से रोकता है। तो अब आप ये बताइए कि हिपैरिन भी हमारे रक्त में होता है, फाइब्रिनोजन भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, लेकिन जब हमारी उंगली कट जाती है तो ब्लड बाहर निकलता है और 2 से 5 मिनट के बाद रक्त का बहना रुक जाता है, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। रक्त में ये भी चीज़ें हैं और ये भी चीज़ें हैं, फिर भी क्यों थक्का बन गया? तो अब आपका जवाब ये होता है कि जब हमारे उंगली कटती है, ब्लड बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन से ये दोनों चीज़ें रिएक्शन कर लेती हैं तथा इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो जब ये बाहर निकलता है, हिपैरिन हमारे नसों से बाहर निकलता है, तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है, अर्थात ये एक्टिव नहीं रहता है। और ये दोनों चीज़ें बहुत तेज़ी से एक्टिव होती हैं, जिससे हमारा रक्त 2 से 5 मिनट के अंदर क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ इसका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा क्या है। फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा, ये हमसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि इनमें से कौन सा प्लाज्मा के कार्य हैं। तो देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा या प्लाज्मा के कार्य देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे प्लाज्मा में पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। आप ये बताइए, अगर कोई गाढ़ी चीज़ है, अगर उसमें पानी मिला दिया जाए तो क्या उसमें तरलता आ जाती है? तो इसका पहला फंक्शन ये होगा कि रक्त को तरलता प्रदान करता है। रक्त को तरलता प्रदान करता है। इट्स प्रोवाइड टू फ्लूइडिटी टू द ब्लड। दूसरा क्या है कि प्लाज्मा में पानी की मात्रा पाई जाती है, और वो पानी की मात्रा क्या करता है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अर्थात ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल टू द बॉडी टेम्परेचर, नियंत्रित करता है। तीसरा फंक्शन देखते हैं कि जब हमारे प्लाज्मा में पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो ये पीएच को भी कंट्रोल करता है, पीएच को भी नियंत्रित रखता है। चौथा फंक्शन ये है कि हमारे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, और इनका काम होता है कि ब्लड को क्लॉट करना। तो ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करती हैं। मदद करती हैं। पांचवा फंक्शन ये है कि हमारे
प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर ग्लोबुलिन पाया जाता है और ग्लोबुलिन क्या करता है कि हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो जब प्लाज्मा के अंदर ही पाया जाता है तो प्लाज्मा भी क्या करता है, हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। छठवां फंक्शन इसका ये है कि भैया हमारे शरीर में जल पाया जाता, हमारे रक्त में जल पाया जाता है। तो जो कुछ खाना हम खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व हैं, क्या उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ब्लड करता है, रक्त करता है, और रक्त में प्लाज्मा भी पाया जाता है। तो ये पोषक तत्वों के संचार में मदद करता है। पोषक तत्वों के संचार में, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। ये हुआ इसका फंक्शन। अब आगे आपसे एक क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि हमारे प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है। और इसको जानने से पहले थोड़ा हम पिगमेंट के बारे में या लवक के बारे में जान लेते हैं कि लवक क्या होता है। लवक या पिगमेंट, जिसे हिंदी में लवक कहते हैं। पिगमेंट वो चीज़ होता है जो किसी भी चीज़ को रंग प्रदान करता है, अर्थात कलर प्रोवाइड करने वाला एक कंपाउंड है। ये रंग प्रदान करने वाला एक कंपाउंड है जिसे हम क्या कहते हैं, पिगमेंट, रंग प्रदान करने वाला कंपाउंड है। अर्थात ये पदार्थों को रंग प्रदान करता है, ठीक, पिगमेंट होता है। तो हमारे शरीर से, हमारे लीवर से एक बिलिरुबिन नामक पिगमेंट, बिलिरुबिन नामक पिगमेंट सिक्रेट होता है, जिसका रंग कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है, और जिसकी वजह से हमारा प्लाज्मा का रंग पीला होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है, तो बिलिरुबिन की वजह से ही हमारे प्लाज्मा का रंग पीला हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब हमें पीलिया हो जाता है तो किसकी वजह से होता है, यही बिलिरुबिन जब लीवर से ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है। यही बिलिरुबिन जब ज़्यादा मात्रा में बनता है तो हमें पीलिया या जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है। और इसका फॉर्मेशन का होता है, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन भी लीवर में होता है, इसे यकृत कहते हैं। और जब ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है तो हमें क्या होता है, पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं, DIC, जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। ये जो पीलिया है ना, ये वायरस जनित बीमारी है, ये वायरस की वजह से होता है। तो ये चीज़ें हमने जो पढ़ा है प्लाज्मा के बारे में, ये पूरा सब कुछ प्लाज्मा के बारे में जो कुछ पढ़ा है, इसमें से अगर ये पूरा पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन प्लाज्मा का आपसे छूटेगा नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो वो हेल्पलाइन नंबर पे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताया गया उस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, उसका हम सटीक और कंप्लीट वीडियो के साथ आपको सोल्यूशन दे देंगे। बाकी हमारे समझ से प्लाज्मा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आपको पढ़ा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉर्पसेल्स के बारे में जानते हैं या रुधिराणु के बारे में। कॉर्पसेल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु। कॉर्पसेल्स क्या होते हैं? कॉर्पसेल्स को हम फ्लोटिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। कॉर्पसेल्स, CORP, कॉर्पसेल्स जिसे रुधिराणु के नाम से जानते हैं। थोड़ा कॉर्पसेल्स का स्पेलिंग देख लीजिएगा। कॉर्पसेल्स को हम फ्लोटिंग सेल के नाम से जानते हैं, फ्लोटिंग सेल के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग सेल वो सेल होते हैं जो हमारे ब्लड में
तैरते रहते हैं उन्हें फ्लोटिंग सेल के नाम से जानते हैं, अर्थात तैरने वाले सेल के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग सेल अर्थात कॉर्पसेल्स या रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल, जिसे कहते हैं लाल रुधिर कणिका। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल, जिसे कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, इसे विम्बाणु के नाम से जानते हैं, विम्बाणु के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसका साइंटिफिक नाम क्या है। इसका साइंटिफिक नाम इथ्रोसाइट, ETHRY, इथ्रोCYT, इथ्रोसाइट। इथ्रो का अर्थ होता है रेड और साइट का अर्थ होता है सेल। WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूको का अर्थ होता है वाइट और साइट का अर्थ होता है सेल। और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का अर्थ होता है क्लॉटिंग और साइट का अर्थ होता है सेल। रेड ब्लड सेल को कहते हैं एथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल को कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये चीज़ें हमने आपको थोड़ी सी कॉर्पसेल्स के बारे में बताया है। आपसे एक क्वेश्चन ये है कि फीमेल के प्राइवेट पार्ट से एक वाइट कलर का लिक्विड डिस्चार्ज होता है, वो किस सेल से रिलेट करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब बात होती है कि हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस सेल की साइज़ सबसे बड़ी होती है और किस सेल की साइज़ सबसे छोटी होती है। इसको देख लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की जो साइज होती है 6.5 to 8 माइक्रोमीटर होती है और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। डब्ल्यूबीसी की जो साइज होती है 12 से 15 माइक्रोमीटर होती है और प्लेटलेट्स की जो साइज होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। तो अगर साइज के अकॉर्डिंग हम इनको बैठाएं तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, डब्ल्यूबीसी की, उससे छोटी आरबीसी की, फिर उससे छोटी प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स। तो यहाँ तक हमने आपको कॉर्पसेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी है। तो ये पूरी चीज़ें हमने जो पढ़ाया है, ये सेकंड वीडियो रहेगा और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि अब हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलना जल्दी जल्दी चालू हो जाएगा। आपके बायो की क्लास चालू हो गई है, मैथ की क्लास चालू हो गई है, रीजनिंग की क्लास भी आज होने वाली थी लेकिन काफ़ी लेट हो गया, इस वजह से नहीं बन पा रहा है वीडियो, क्योंकि टाइमिंग लगभग 1:30 बज रहे हैं, इस वजह से नहीं बन पाएगा। और हिंदी की क्लास भी कल से चालू हो जाएगी। और इंग्लिश आपको इतना मस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको सीजीएल लेवल तक ही इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, जिससे इस वीडियो को या इस लेक्चर का बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।